फिर मार्च से, और साथ ही सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा है बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। शुरुआत चांदी से करते हैं। जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है और चांदी को लेकर एक अपडेट ये भी है कि दुनिया के टॉप 4 एसेट में चांदी भी शामिल हो गई है। गोल्ड, एनवीडिया जैसे जो एसेट क्लास है, उसके बाद अब तीसरे नंबर पे अब चांदी भी यहां पर पहुंच चुकी है। तो एक जबरदस्त रैली जो चांदी में हुई है उसका फायदा यहां पर मिला है। फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट का मार्केट है, इंडस्ट्रियल डिमांड मौजूद है, ईटीएफ की इनफ्लोज काफी ज्यादा है, सारे फैक्टर चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? आज जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, चांदी इतनी बड़ी रैली के बाद एक पॉज ले रहा है, क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए? इस गिरावट पे ही खरीद ले या और थोड़ा करेक्ट होने दे फिर एंट्री करें? नमस्कार रिश्मान जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो बुल ट्रेंड है वो बना हुआ है चांदी का। जो छोटे अवधि के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे डिप्स में बाय करके ही चलें, और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलें। हमारा मानना है कि चांदी अब 1,84,400 का जो घर है डोमेस्टिक मार्केट में, उसको स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नजर आएगी। मार्केट यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन डेटा और कल की जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है उसका वेट कर रहा है। उसके पहले हम कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी जिस तरह से जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो अपवर्ड जो ट्रेंड है वो हमारा मानना है कि बना रहेगा। $65 के ऊपर कल हमने फ्रेश ब्रेकआउट चांदी में आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि चांदी अब $78 प्रति ट्राई आउंस की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2,35,000 से 2,40,000 तक के जो इस तरफ चांदी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। अगर यहाँ पे इंट्राडे में किसी को रणनीति बनाना है तो 2,04,400 के स्तर के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो बाय करके चलना चाहिए। 2,01,300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 2,10,000 के रहेंगे। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो 2,04,000 से 2,00,000 के रेंज में एक्यूमुलेट करें, और वहां पे स्टॉप लॉस जो एक पोजिशनल 1,84,400 के नीचे का रखे, और ऊपर में टारगेट 2,35,000 और 2,40,000 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहाँ पर चांदी पर बनाकर चल सकते हैं इंट्राडे में 2,10,000 के, और लंबे टारगेट्स भी आपको मनोज जी ने बताया है। लेवल्स का ध्यान जरूर रखिए। भूपेश जी, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से और डीप जाएगी चांदी और फिर वहां पर आपको एक दिखेगा कि वहां पर एक मौका बनेगा खरीदारी का? किस तरह की राय आप रखते हैं चांदी पर? जी नमस्कार। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी का मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है चांदी में कोई भी गिरावट जो भी इंट्राडे में मिलती है उसको खरीदारी के लिए ही उपयोग करना चाहिए। और यहाँ पर मेरे गिरावट के लेवल 2,03,500 के आसपास या 2,04,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,02,000 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस प्रयोग करें, और 2,07,000 2,08,500 के लक्ष्य इंट्राडे में यहाँ संभावित हो सकते हैं। चलिए, तो चांदी आपको लग रहा है कि 2,05,000 पे खरीदे, 2,08,500। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि डिप में मौके देखे, कहां पे एंट्री करे। ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत है, मोमेंटम काफी तेज है। गोल्ड बताइए भूपेश जी, क्या लग रहा है? गोल्ड में भी हल्की नरमी जरूर दिख रही है। क्या गोल्ड में वापस से एंट्री ले, खरीदारी करे, और वो कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनका ध्यान आज रखना चाहिए? जी, गोल्ड का भी मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है गोल्ड में 1,34,400 के आसपास कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,34,200 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो अपसाइड में 1,34,650, 1,34,850 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सोने पर राय। मनोज जी, आप क्या राय देंगे सोने के लिए? क्योंकि आज देखिए जो यूएस का आज भी बेरोजगारी का आंकड़ा यहाँ पर आज शाम को आते हुए दिखेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा दायरे में कारोबार करता हुआ सोने को देख रहे हैं। क्या कोई कॉल बनती है आज के लिए? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है सोने का भी, और हम देख रहे हैं कि एक दायरे का ट्रेड है यहाँ पे। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो कीमतें जो है वो $4,280 से $4,400 की रेंज में है। वहीं भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 1,33,000 से 1,35,500 की है। लेकिन मजबूत ट्रेंड बना हुआ है। इंट्राडे के लिए अगर कहीं रणनीति बनानी है तो 1,34,000 के आसपास बाय करना चाहिए। 1,33,300 का स्टॉप लॉस रखें, 1,35,500 के लक्ष्य रहेंगे।
मार्केट अगर यहाँ पे $4,400 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,35,500 के ऊपर ब्रेकआउट देने में सफल रहता है यूएस के जो आज बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसके बाद, तो हमारा मानना है कि 1,45,000 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट सेल से बचना चाहिए, डिप्स में बाय करें और 1,35,500 के ऊपर के ब्रेकआउट पे और लॉन्ग की पोजीशन वहां पे ऐड करके चलना चाहिए। 1,35,500 के टारगेट के लिए मनोज जी की खरीदारी की राय है, लेकिन एक अहम डेटा है आज, वो है रिटेल महंगाई के जो नंबर आज यूएस में आएंगे वहां पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी और कल पीसीई के भी नंबर आने वाले। ये दोनों नंबर है जो फेड की पॉलिसी पर काफी ज्यादा असर डालते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मनोज जी, मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? मेटल्स यहाँ पे विश्वमोहन जी, अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ भी पॉजिटिव ही है। एक अच्छी रैली के बाद कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली पिछले 2-3 सेशन में और एक कंसोलिडेशन अब यहाँ पे ओवरऑल मेटल पैक में देखने को मिल रहा है। कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट है जहाँ 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक की संभावना है, तो उसके चलते मार्केट एक यहाँ पे पॉज लेता हुआ दिख रहा है। कॉपर यहाँ पे ओवरऑल जो है टॉप फेवरेट बना हुआ है और यहाँ पे लंबी अवधि में और भी मजबूती के संकेत वहां पे नजर आते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर कहीं खरीदारी करनी है तो जिंक बेहतर लगता है। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 303 के स्तर के ऊपर बाय करना है, कंडीशनल यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 300 के स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट 308 के रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मनोज जी ने जिंक पर राय दी है, लेकिन कॉपर भी यहाँ पर इन्हें पसंद आ रहा है। जिंक में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी में आप 303 की खरीदारी करिए, टारगेट्स 308 तक के और एक एसएल लगाना होगा 300 तक का। भूपेश जी, आज आप बेस मेटल्स में क्या पसंद कर रहे हैं? देखिए जिंक में यहाँ हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर का भाव भी 1100 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम की कीमत 280 रुपए के करीब पहुंच गई है और सीमित दायरे में लेट का भाव चल रहा है। कहाँ रणनीति बनाई जाए आज? और कॉपर को लेकर क्या आपकी भी राय कि अभी भी एक अच्छी पोजीशन में बना हुआ है, यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए? जी, मेरा विचार बेस मेटल्स में रहेगा कि बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, परंतु मैं आज एक कॉन्ट्रेरी बैट लेना चाहूंगा विशेषकर कॉपर पर। 1,112 का दाम है अभी और करंट भाव में भी बिकवाली कर सकते हैं यहाँ, और 1,118 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1100 रीड करें इसको, 1106 और नीचे में 1101 का लक्ष्य यहाँ संभावित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर में अपनी रणनीति सुझाई है और लेवल्स भी आपने बता दिए हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर रखिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद नवंबर में खाने के तेल के इंपोर्ट में 28% की कमी देखने को मिली है। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके बता रहा हूं और मंथली बेसिस पे 11% कम इंपोर्ट हुआ है और यहां पर सॉफ्ट ऑयल के इंपोर्ट में तेज गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ है ये समझते हैं। हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ईडी वीवी मेहता जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, ये जो नवंबर के इंपोर्ट के नंबर है, ये ऐसे कमी क्यों देखने को मिली है और आगे के लिए ट्रेंड कैसा दिख रहा है? देखिए, नवंबर तो कोई 12 लाख के करीब इंपोर्ट हुआ है, मगर जो दिसंबर का लाइनअप हो रहा है तो लगता है कि 2 लाख टन और बढ़ेगा और 14 लाख टन का इंपोर्ट होने की संभावना है। जहां तक का सीपीओ का सवाल है, सीपीओ का इंपोर्ट तो लास्ट ईयर जो था यही टाइम में 5.5 था, ये था 6.25 लाख है। पर एक जो डिफरेंस क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर कम से 3.25 लाख टन आरबीडी ओल इन आता था नवंबर 24 में। अभी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई, ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाया, तो प्रैक्टिकली आरबीडी ओल इन आना बंद हो गया है। आप देखिए कि मेरे नंबर से भी कि खाली 3,500 टन आरबीडी ऑल इन आया है। और जहां तक का सवाल है सॉफ्ट ऑयल, यस सॉफ्ट ऑयल, मगर सॉफ्ट ऑयल कम हुआ है, सनफ्लावर कम हुआ है और सोया भी थोड़ा कम हुआ है। मगर जो दिसंबर का दिख रहा है कि दिसंबर में 2.25 लाख टन का सनफ्लावर का उम्मीद है और सोया काफी 5 लाख टन होगा। हाँ जी। ओके सर, ये सनफ्लावर ऑयल में लेकिन काफी तेज गिरावट आई है। दूसरा एक सवाल और मेरा होगा कि आज बाजार में ड्यूटी बढ़ाने को लेकर काफी र्यूमर चल रही थी पिछले हफ्ते, आपके पास क्या जानकारी है इससे रिलेटेड? नहीं, ड्यूटी को बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, पहला तो एक कि प्राइस आर रूलिंग हाई, तो और ड्यूटी बढ़ा के कंज्यूमर का हित देखना पड़ता है, तो ड्यूटी। दूसरा, क्यों ड्यूटी बढ़ा है? आज जो मस्टर्ड की एमएसपी है 6,200, उनके साथ में 7,300 चल रहा है मस्टर्ड का, तो क्यों ड्यूटी बढ़ा है? किसान को सपोर्ट करने का ऑलरेडी एमएसपी हाई है। जैसे सोयाबीन में नीचे था तभी बात हो रही थी, और अभी तो मस्टर्ड का जो सीजन है
हार्वेस्टिंग अभी अगले महीने से चालू हो जाएगा और इतनी ऊपर प्राइस है तो कोई ये नहीं लगता है कि भाई ड्यूटी बदलाव हो, वो रूमर है, कोई उसमें मौजूद नहीं लगता है मेरे को। तो आपको लग रहा है कि कोई ड्यूटी ट्रेंड कैसा दिख रहा है सर? ये जो तेजी थोड़ी दिखी है, क्या ये आगे और भी तेजी आ सकती है क्या कीमतों में? भाव को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है सर? नहीं, मेरे ख्याल से रियली आज देखे तो आप सनफ्लावर 1350 से काफी ऊपर है, बाद में सोया देखे तो 1225 है और पाम में 1100 है, 1100 1200 1300 के रेंज में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी ये वी आर ऑन द हायर साइड, तो ज्यादा उम्मीद नहीं करता कि उससे प्राइस ऊपर जाएगी, साइड लाइन चलेगी, 25-50 डॉलर आगे पीछे हो सकता है, और ऐसी उम्मीद नहीं करता कि सडनली प्राइस विल गो अप। या और सर जाते जाते आपको एक बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को जो अवार्ड मिला है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है, और सस्टेनेबल जो आप काम कर रहे हैं, सी की तरफ से जो काम किया जा रहा है, उसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं। लगातार आप अपनी तरफ से कोशिश है, इस एज में भी 75 आप क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद भी लगातार आप लोगों की पहल है और लीड कर रहे हैं सी को, और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें इस इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू विश्व मोहन जी। या थैंक यू सो मच सर। चलिए एक और अपडेट आ रहा है रबी सीजन की बुआई को लेकर, वो डेटा भी आपके सामने रख देते हैं कि सोइंग अब तक कितना हुआ है। तो जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसके 85% तक एरिया में सोइंग हो चुकी है। गेहूं के नंबर जो आए हैं 2025-26 के लिए वो है 276 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल 2024-25 से तुलना करें तो 17.25% ज्यादा है। दलहन की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल से करीब 2% ज्यादा है, और मोटे अनाज की जो सोइंग हुई है वो करीब 42 लाख हेक्टेयर में हुई, ये भी ज्यादा है, और तिलहन की बुआई करीब 90 लाख हेक्टेयर में हुई है, ये करीब 3% ज्यादा है। तो ये कुछ अपडेट है रबी सीजन को लेकर, और इस बार की रबी सोइंग पूरी तरह से गेहूं पर फोकस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बाकी देखिए दलहन के दाम काफी कम मिले हैं, तुअर जैसे दालों के दाम 50 रुपए तक गिर चुके हैं होलसेल में। तो ये वजह है कि गेहूं पर किसानों का फोकस काफी बढ़ता दिख रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बार बम्पर क्रॉप गेहूं की आने वाली है, फरवरी में अराइवल भी शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अहम अपडेट है। चलिए कच्चे तेल पर बातचीत नहीं हो पाई है, मनोज जी और भूपेश जी से फटाफट राय ले लेते हैं। मनोज जी बताइए, $60 के नीचे अभी भी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से थोड़ी सपोर्ट मिलने की उम्मीद लग रही है, जिस तरह से वेनेजुएला के साथ तनाव बढ़ा है, क्या लग रहा है क्रूड में कुछ रिकवरी? कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है विश्वमोहन जी, लेकिन अभी कोई डिमांड को लेकर के बड़ा ट्रिगर नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन से कीमतों में थोड़े सपोर्ट्स हैं, एक दायरा बना रह सकता है 5000 डाउन साइड में, और ऊपर में हमारा मानना है कि 5200, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ कच्चा तेल यहाँ पर नजर आ सकता है। भूपेश जी आपके पास आना चाहूंगी, कच्चे तेल में आप किस तरह की रणनीति यहाँ पर सुझा रहे हैं, और साथ ही एक कॉल आप एनजी पर भी दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी 1.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर नेचुरल गैस में नजर आ रही है। क्या कोई कॉल बनती है कच्चे तेल और एनजी में? जी, कच्चे तेल में मेरे को बाजार में एक रिबाउंड होता हुआ समझ आता है। बीते कल भी बाजारों में एक अच्छी पुलबैक देखने को मिला था। मुझे लगता है जनवरी वायदा में 5095 5090 के आसपास खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसके लक्ष्य ऊपर में 5125 5160 तक संभावित रहेंगे। स्टॉप लॉस 5050 के नीचे का रखें। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार में जो गिरावट थी उसमें एक पुलबैक देखने को मिला बीते कल, आज भी एक अच्छा पुलबैक देखने को मिल रहा है। कहीं भी बाजार इंट्राडे में करेक्ट होता है 361 362 के आसपास मिलता है, तो यहाँ भी खरीदारी की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 358 के नीचे का स्टॉप लॉस डालिए, अपसाइड में 369 374 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। क्रूड एनजी पर कॉल भूपेश जी की तरफ से। और आखिरी सवाल मनोज जी, छोटा जवाब दीजिएगा, एग्री में आज कहां नजर रखे? एक टॉप कॉल बता दीजिए, एक काउंटर कोई। कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है विश्वमोहन जी। जनवरी वायदा 3020 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी, 3110 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 2974 का रखना है। तो कॉटन सीड ऑयल के लिए 3110 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे, आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे मदद की। चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले कमोडिटी मार्केट की टॉप हेडलाइंस के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। सोने में आज दिख रही है हल्की मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,34,600 के करीब, आज हल्की गिरावट। वहीं कॉमेक्स पर सोने का भाव $4,360 के पास।
चांदी में भी आज दिख रही है गिरावट। M6 पर चांदी 2,06,200 के पास, करीब 1200 रुपए की गिरावट। वहीं कॉमिक्स पर चांदी करीब $66 के करीब। वेनेजुएला के शिपमेंट पर पाबंदियों से, अमेरिकी पाबंदियों से कच्चे तेल में रिकवरी की कोशिश। ब्रेंट क्रूड का भाव $60 के करीब, WTI का भाव $56 के पास। दोनों में आज आधे % से ज्यादा की तेजी। People with, some